नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मनीष बंसीवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी ORG के राजस्थान इतिहास की इस क्लासेज में। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, वर्तमान में हम इस सीरीज़ के अंतर्गत डिस्कस कर रहे हैं मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में। और साथियों, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था हमारे अंतिम शासक यानी कि जसवंत सिंह के बारे में। साथियों, जसवंत सिंह के साथ ही हमने डिस्कस किया था वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में भी। अगर आपने साथियों वो पुरानी क्लासें और जो कि पुरानी सीरीज़ अगर नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक के माध्यम से सारी की सारी क्लासें हमारी देख सकते हैं। साथियों, आइए जुड़ते हैं आज की इस क्लास से और डिस्कस करते हैं हमारे आज के शासक महाराणा अजीत सिंह के बारे में। यानी कि साथियों, अजीत सिंह के लिए आप कह सकते हैं कि भाई ये जसवंत सिंह का पुत्र है। तो साथियों, जसवंत सिंह की मृत्यु होती है 1678 ईस्वी के अंतर्गत। देखिए, इनकी रानी होती है साथियों जसवंत दे। तो जसवंत सिंह की मृत्यु होती है 1678 ईस्वी में। और साथियों, इनकी मृत्यु के एक साल पश्चात ही यानी कि रानी जसवंत दे ने साथियों अपने गर्भ से 19 फरवरी 1979 के दिन, माफ कीजिएगा 1679 के दिन एक तरीके से एक बालक को जन्म दिया था। और साथियों, वो बालक कौन होता है? तो वह बालक होता है जसवंत सिंह का उत्तराधिकारी। साथियों, उत्तराधिकारी का नाम है अजीत सिंह राठौड़। तो हमारा साथियों आज का शासक भी अजीत सिंह राठौड़ ही है। इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो देखिए, हमारा पहला शासक होता है अजीत सिंह राठौड़ साथियों आज की इस क्लास में। तो साथियों, मैंने आपको बता दिया है कि भैया कौन है और इसका टाइम पीरियड क्या रहता है। अगर साथियों बात करते हैं इनके टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड इनका रहता है 1708 ईस्वी से लेकर 1724 ईस्वी के मध्य का। साथियों, अगर आपके मन में विचार तो आ रहा होगा कि भाई एक तरीके से इसके पिता की मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु हुई थी 1678 ईस्वी के दिन, ईस्वी के अंतर्गत। तो साथियों, इतने सालों पश्चात में शासक किस प्रकार से बनता है, तो साथियों मैं आपको पूरी जानकारी इस क्लास के माध्यम से उपलब्ध करवाऊंगा, प्रोवाइड करवाऊंगा। तो प्लीज़ साथ में बने रहिए। और साथियों, मैं आशा करता हूं जो मैंने जानकारियां आपको प्रदान करी है पिछली क्लासों में वो आपको बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। तो प्लीज़ साथियों उन क्लासों को लाइक किया कीजिए, अपने सभी साथियों में उन क्लासों को शेयर किया कीजिए, जिससे कि साथियों आपके अन्य साथी भी इस क्लास का बेनिफिट ले सकें और अपने आप को साथियों आनंदित महसूस कर सकें। आइए साथियों शुरुआत करते हैं इस क्लास की। तो देखिए साथियों, हमारा शासक है अजीत सिंह राठौड़ और इनका टाइम पीरियड बनता है 1708 से लेकर 24 के मध्य का। साथियों, इनका जन्म हुआ था 19 फरवरी 1679 के दिन। साथियों, रानी जसवंत दे इनकी माता है। पिता कौन है? तो महाराजा जसवंत सिंह साथियों इनके पिता थे। देखिए साथियों, इनके जन्म के कुछ समय पश्चात ही, मैंने यहाँ पर लिखा है जन्म के कुछ समय पश्चात ही औरंगजेब ने अपहरण कर लिया था। तो देखिए साथियों, जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करी है कि भाई इनके जन्म के कुछ समय पश्चात ही औरंगजेब इनका अपहरण कर लेता है। साथियों, अपहरण क्यों करता है? तो देखिए, औरंगजेब साथियों इस क्षेत्र के ऊपर यानी कि मारवाड़ क्षेत्र के ऊपर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता है। साथियों, इनके जन्म के कुछ समय पश्चात में इनके परिवार में कोई भी ऐसा बड़ा व्यक्ति नहीं था जो कि उत्तराधिकारी बन सके। साथियों, अगर बात करते हैं राज्य की, तो राज्य में थे दुर्गादास राठौड़ और कुछ सामंत सरदार। परंतु साथियों, अगर बात करते हैं परंपराओं के अनुसार अगला शासक कौन बनता है, तो साथियों अगला शासक बनता है उसी वंश का कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी पुत्र। तो साथियों, जो दुर्गादास राठौड़ हैं और अन्य सरदार हैं वह इस वंश के तो है नहीं। तो इसीलिए अपने सारे के सारे राजपूत और दुर्गादास राठौड़ साथियों पहुंचते हैं औरंगजेब के पास में और औरंगजेब से विनती करते हैं कि भाई आप हमारे अजीत सिंह को मारवाड़ क्षेत्र का शासक नियुक्त कर दीजिए। साथियों, औरंगजेब कहता है इस बात से कि भाई एक तरीके से अजीत सिंह वर्तमान में अल्प आयु में है, वह अल्प विकसित होगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए औरंगजेब कहता है कि भाई वर्तमान में हम उस क्षेत्र को यानी कि मारवाड़ क्षेत्र को खालसा भूमि या फिर केंद्रीय नेतृत्व वाली या फिर केंद्रीय अधिकार वाली भूमि घोषित कर देते हैं। साथियों, इसी चीज़ से प्रभावित होता हुआ औरंगजेब एक तरीके से इसका पहले तो अपहरण करवाता है और पश्चात में उस पूरी क्षेत्र को खालसा भूमि घोषित कर देता है। साथियों, आगे की जानकारी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया है कि भाई हाल में अपने अजीत सिंह का अपहरण हो चुका है। अब साथियों, दुर्गादास राठौड़ जो कि एक तरीके से स्वामी भक्त है, मारवाड़ का उद्धारक है, वह एक तरीके से योजना बनाता है और अजीत सिंह को पुनः अपने दिल्ली से छुड़वा कर लाने की योजना तैयार करता है। तो साथियों, सारी जानकारियां मैं आपको यहाँ पर प्रदान करूंगा। प्लीज़ साथ में बने रहिए और क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में इस क्लास को शेयर कीजिए। देखिए साथियों, जानकारियां यहाँ पर बनती हैं कि भाई अपहरण के पश्चात में दुर्गादास राठौड़ ने मुकुंदास खींची तथा गोराधाय। साथियों, गोराधाय कौन है? तो गोराधाय एक महिला है। अगर आप साथियों इन्हें मारवाड़ की पन्नाधाई भी कहेंगे तो वह बेहतरीन होगा।
और साथियों एग्जाम्स में कई बार बना हुआ भी है कि भाई मारवाड़ की पनाधाय का नाम किसे दिया गया था, तो साथियों गोराधाय, जो कि एक तरीके से एक महिला है, जो कि साथियों अजीत सिंह को दिल्ली से छुड़वाकर लाने में अपनी मुख्य भूमिका निभाती है। तो साथियों इन तीनों ने मिलकर एक तरीके से अजीत सिंह को दिल्ली से आज़ाद करवाया, और साथियों दिल्ली से आज़ाद करवाने के पश्चात में यह राजस्थान में आते हैं। तो साथियों इन्हें पता होता है कि भाई वर्तमान के अंतर्गत यानी कि तत्काल के अंतर्गत इन्हें पूरी औरंगजेब की सेना ढूंढ रही होती है। तो साथियों इसी चीज़ से वे प्रभावित होते हैं और परेशान होकर कालिंद्री मंदिर सिरोही में, देखिए साथियों सिरोही के कालिंद्री मंदिर में जयदेव पुरोहित के यहाँ पर शरण लेते हैं। साथियों इनको जानकारी लगती है कि भाई कुछ समय पश्चात में जब यहाँ पर शरण ले चुके हैं और उसके कुछ समय पश्चात में यह यहाँ पर असुरक्षित महसूस करते हैं। तो साथियों इसी चीज़ को देखते हुए या फिर सुरक्षा कारणों के तहत इन्होंने एक तरीके से जयदेव पुरोहित का साथियों जो मंदिर था इसे छोड़ने का विचार किया। साथियों इस मंदिर को छोड़ते हुए पहुंचते हैं मेवाड़ क्षेत्र में। देखिए साथियों मेवाड़ में तत्काल में महाराज थे हमारे जो राजा। साथियों मेवाड़ का तत्काल में शासक कौन हुआ करता था तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए साथियों यह यहाँ से निकलते हैं और मेवाड़ पहुँचते हैं। साथियों मेवाड़ के बारे में कहा जाता है कि भाई राणा राज सिंह का तत्काल में शासन रह रहा था। तो यह एक तरीके से दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में जो चारों होते हैं, जो कि तीनों होते हैं, यह पहुँचते हैं महाराणा राज सिंह के दरबार में। साथियों यहाँ पर भी इन्हें सुरक्षा मिलती है, परंतु कुछ समय पश्चात में साथियों औरंगजेब एक तरीके से चाल बनाता है और वो है एक संधि का संदेश भेजता है और साथियों संधि करता है वह मेवाड़ के शासक राणा राज सिंह के साथ में। साथियों 1681 ईस्वी में मेवाड़ व मुगलों के मध्य में संधि हो जाती है और इसी संधि के तहत साथियों एक तरीके से राणा राज सिंह को जानकारी देनी होती है औरंगजेब को। तो साथियों औरंगजेब को जानकारी मिलने के भय से या फिर औरंगजेब के मेवाड़ क्षेत्र में आने के भय से दुर्गादास राठौड़ साथियों इन तीनों व्यक्तियों को और साथ में जो हमारे अजीत सिंह साथियों जो बालक हैं इसे लेकर पहुंचता है मारवाड़ क्षेत्र में। साथियों मारवाड़ क्षेत्र में ये कुछ समय के लिए रुकते हैं और वहीं पर कुछ जंगलों में, कुछ महलों में, कुछ स्थानों पर छुपते फिरते अपना टाइम व्यतीत करते हैं। साथियों जानकारी हमारे को मिलती है कि भाई अपनी 1707 ईस्वी में, देखिए 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई तथा बहादुर शाह जफर, तो देखिए साथियों बहादुर शाह जफर अगला शासक बनता है। साथियों बहादुर शाह जफर ने 1708 ईस्वी में अजीत सिंह को शासक के तौर पर स्वीकार कर लिया। तो साथियों आप जान सकते हैं कि पूरा कालक्रम किस प्रकार से आगे बढ़ता है और अजीत सिंह शासक बनता है हमारे 1708 ईस्वी में। तो साथियों इसीलिए मैंने आपको पूरी जानकारी डिस्कस करी है, पूरी जानकारियां बताई हैं। अब देखिए 1708 से लेकर 24 के मध्य का इनका कालक्रम होता है। साथियों जानकारियां हमारे लिए आगे बनती हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर बात करते हैं दुर्गादास राठौड़ के बारे में तो साथियों आपने पूरे घटनाक्रम के माध्यम से देखा होगा कि दुर्गादास राठौड़ एक स्वामी भक्त हैं और साथियों वह मारवाड़ का उद्धारक हैं, मारवाड़ का अनबिणिया मोती है। साथियों ये उनके नाम हैं जो कि मैंने आपको अभी बताए हैं। अब देखिए एक तरीके से साथियों इन्हें ही हमारे अजीत सिंह के द्वारा देश निकाला दिया जाता है। साथियों जानकारी आगे बनती है कि भाई बहकावा में आकर दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया। किसने दिया? तो अजीत सिंह ने दिया। अब देखिए साथियों अजीत सिंह जो एक तरीके से देश निकाला दे चुके हैं, किसे दे चुके हैं? तो दुर्गादास राठौड़ को दे चुके हैं। और साथियों दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ के अजीत सिंह द्वितीय की शरण में रहकर उज्जैन की ओर निकल जाता है। तो साथियों आप बात करते हैं अजीत सिंह की दुर्गादास राठौड़ के बारे में तो देखिए यह एक तरीके से मेवाड़ पहुंचता है और मेवाड़ के अंदर साथी शासक होता तत्काल में अजीत सिंह द्वितीय। तो ये अजीत सिंह द्वितीय की शरण में रहते हैं और साथियों इसकी शरण में रहते हुए कुछ समय पश्चात में जब इनका राज्य में मन नहीं लगता है तो साथियों यह आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने लगते हैं और यह उज्जैन की ओर निकल जाते हैं। साथियों उज्जैन में ही इनकी छतरी बनी हुई है सिप्रा नदी के किनारे पर। यहाँ पर इन्होंने आध्यात्मिक जीवन बिताया था और उसके आध्यात्मिक जीवन बिताते बिताते साथियों वहीं पर इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इसीलिए उज्जैन में इनकी छतरी हमारे को देखने को मिलती है। अब साथियों बात करते हैं वापस मारवाड़ क्षेत्र की। तो देखिए मारवाड़ क्षेत्र में लौटना होगा उज्जैन से। अब देखिए साथियों हमारे अजीत सिंह की एक राजकुमारी हुआ करती थी तो उनका नाम है इंद्रकौरी। साथियों राजकुमारी इंद्रकौरी का विवाह इसने करवाया था मुगल बादशाह फर्रुखशियर के साथ में। साथियों बहुत मतलब एक तरह का छोटा सा बादशाह हुआ करता था यह फर्रुखशियर। तो साथियों इसका साथ में इंद्रकौरी का यह विवाह करवाता है। साथियों कहा जाता है कि भाई यह विवाह मुगलों और जो मारवाड़ के राजपूत थे उनके मध्य में अंतिम विवाह था। तो साथियों जानकारी हमारे लिए यहाँ पर बनती हैं कि भाई कुछ समय पश्चात में यानी कि इस विवाह के कुछ समय पश्चात में ही फर्रुखशियर की हत्या कर दी जाती है। और साथियों कौन करवाता है? तो यह मारवाड़ के राजपूत इसकी हत्या करवा देते हैं।
साथियों इसकी हत्या के पश्चात में एक तरीके से इंद्रकौरी विधवा हो जाती है और इनका वापस से साथियों हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार एक तरीके से शुद्धिकरण करके पुनः किसी क्षत्रिय युवक के साथ में इसका विवाह करवाया जाता है। तो साथियों ये पुनर्विवाह प्रथा का एक रूप हमारे को देखने को मिलता है जो कि राजपूत समाज में भी था। तो साथियों इस विवाह से हमारे को जानकारियां मिलती है कि भाई इसका पुनर्विवाह हुआ था और ये कहाँ किस प्रकार से हुआ था। तो हिंदी रीति रिवाजों के अनुसार इसका शुद्धिकरण हुआ। साथियों हम बात कर रहे हैं इंद्रकौरी की। यह कहाँ की राजकुमारी है? तो यह मारवाड़ की राजकुमारी है और अजीत सिंह की पुत्री है। अब देखिए साथियों आगे जानकारियां बनती हैं कि भाई अजीत सिंह ने निर्वाण रात दूहा और तथा यानी कि निर्वाण रात दूहा साथियों इनकी रचना है। अजीत सिंह ने निर्वाण रात दूहा तथा दुर्गा पाठ भाषा ग्रंथ लिखे। तो देखिए 2 ग्रंथ साथियों अजीत सिंह के द्वारा लिखे गए हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। साथियों आगे बात बनती है कि भाई अजीत सिंह के 2 पुत्र थे। साथियों कौन कौन हैं? तो बख्तर सिंह और अभय सिंह अजीत सिंह के 2 पुत्र हैं। साथियों आगे बात बनती है कि भाई बख्तर सिंह के द्वारा अपने पिता की हत्या कर दी जाती है। साथियों बख्तर सिंह इस अजीत सिंह का पहला बेटा है, बड़ा बेटा है। तो साथियों यह एक तरीके से उत्तराधिकार के कारण यानी कि मैं उत्तराधिकारी बन जाऊं, जल्दी शासक बन जाऊं, इसी चीज़ से प्रेरित होकर यह अपने पिता की हत्या कर देता है। साथियों इतिहास में इसे पितृहंता के नाम से जाना गया। अब देखिए साथियों अगर एक तरीके से पिता की हत्या करता है तो सारे के सारे राजपूत शासक होते हैं जो कि इससे नाराज होते हैं और वह साथियों छोटे पुत्र अभय सिंह को शासक नियुक्त करते हैं। साथियों जानकारियां हमारे लिए आगे बनेगी कि भाई बख्तर सिंह ने अजीत सिंह की हत्या कर दी थी, तो मैंने आपको बता दिया है यह पहले ही। तो साथियों आप देख सकते हैं कि भाई अगला शासक कौन बन रहा है अजीत सिंह के पश्चात में अभय सिंह। तो साथियों अभय सिंह के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब देखिए साथियों मैंने जानकारियाँ आपको जो प्रदान करी हैं अगर आशा करता हूँ आपको बेहतरीन लगी हैं तो प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में इस क्लास को शेयर अवश्य कीजिए जिससे कि साथियों आपके अन्य साथी भी इस क्लास के माध्यम से बेहतरीन जानकारियाँ पा सकें और अपने आप को बेहतरीन महसूस करवा सकें। आइए साथियों बढ़ते हैं आगे की जानकारियों के लिए यानी कि अगले शासक के बारे में। साथियों मैंने आपको बताया है कि बख्तर सिंह ने हत्या कर दी है अजीत सिंह की और साथियों बख्तर सिंह का छोटा भाई अभय सिंह शासक बन जाएगा। तो साथियों अगर बात करते हैं अभय सिंह के बारे में तो आपको पता है कि भैया कौन है। यह अजीत सिंह का ज्येष्ठ पुत्र है और उत्तराधिकारी भी है। 1724 ईस्वी में साथियों इसकी एक तरीके से इसकी शासन की व्यवस्था होती है, स्थापना होती है और साथियों 49 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए साथियों बात करते हैं इसके दरबारियों की। देखिए इंपोर्टेंट नहीं है ज़्यादा कोई साथियों, फिर भी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर बात करते हैं इसके दरबारियों की तो साथियों दरबारी इसके बहुत से बेहतरीन रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए साथियों दरबार में था करणी दान के द्वारा साथियों लिखा गया था सूरज प्रकाश। और साथियों अगला कौन है? तो अगला है वीर भाणा साथियों अगला दरबारी कवि है। इसके द्वारा लिखा गया था राज रूपक। तो देखिए साथियों इन दोनों ही ग्रंथों से हमारे को जानकारी मिलती है कि भाई अभय सिंह ने एक समय अहमदाबाद के सर बुलंद खां साथियों तत्काल में अहमदाबाद का शासक था, सर बुलंद खां पर आक्रमण किया था। तो इन आक्रमणों का वर्णन हमारे को इन दोनों ग्रंथों में देखने को मिलता है। साथियों जानकारियां और भी आगे स्पेशल है जो कि बनती हैं। आपको इतिहास में सुना होगा साथियों चिपको आंदोलन। तो साथियों तत्काल में हुआ था, कब हुआ था? तो साथियों यह हुआ था अभय सिंह के काल में। अगर बात करते हैं साथियों 1730 ईस्वी की। देखिए 1730 ईस्वी में खेजड़ली गांव साथियों मारवाड़ क्षेत्र में पड़ता है तो खेजड़ली गांव में पेड़ काटने के विरोध में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने अपने प्राणों की बलि दी थी या फिर अपने प्राणों की एक तरीके से प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। तो साथियों यह घटना कब हुई थी? यह अजीत सिंह के काल में हुई थी। साथियों अगर बात करते हैं उस तिथि की, उस दिवस की, तो साथियों दिन था भाद्रपद शुक्ल दशमी का। साथियों इसी दिन वर्तमान के अंतर्गत भी उसी सालों से साथियों सैकड़ों साल हो चुके हैं, शताब्दियाँ बीत चुकी हैं, परंतु यह घटना हमेशा याद रहे इसीलिए वहाँ पर प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पर मेले भरवाए जाते हैं। और साथियों राजस्थान सरकार के द्वारा भी बहुत सारे अवार्ड्स फंक्शन आयोजित किए जाते हैं अमृता देवी बिश्नोई के नाम से। तो साथियों आशा करता हूँ जानकारियाँ आपको बेहतरीन लगी होगी, तो प्लीज़ इसे नोट कीजिए। और साथियों बात करते हैं अगले शासकों के बारे में यानी कि इन सभी के उत्तराधिकारियों के बारे में, जो कि साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से, एग्जाम की दृष्टि से। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसे नोट कीजिए। आइए साथियों और आगे की ओर बढ़ते हैं और जो अन्य शासक साथियों इस वंश के उत्तराधिकारी होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर वापस से डिस्कस की कोशिश करते हैं। तो देखिए साथियों हमने अभी हाल में डिस्कस किया था अभय सिंह के बारे में। अब देखिए साथियों अभय सिंह के पश्चात में उसका पुत्र शासक बनता है। साथियों पुत्र का नाम क्या है? तो पुत्र का नाम है राम सिंह।
तो देखिए साथियों, राम सिंह क्या होता है कि एक तरीके से अयोग्य शासक होता है, वह आलसी होता है और निकम्मा होता है। तो साथियों उसके इन दुर्गुणों के कारण सारे के सारे राजपूत जो साथियों सरदार होते हैं, राजपूत जो सामंत होते हैं, वह इससे परेशान होते हैं और इससे नाराज होकर एक तरीके से इसे पद से बर्खास्त करने की कोशिश करते हैं। और साथियों इस कोशिश में मतलब एक तरीके से कामयाब भी होते हैं। तो देखिए वह कामयाब होते हैं कि पश्चात में सभी राजपूतों सामंतों ने मिलकर पितृहंता बख्त सिंह को शासक बना दिया, यानी कि इसी के साचार राम सिंह के चाचा बख्त सिंह को पुनः शासक बना दिया जाता है। साथियों बख्त सिंह के बारे में मैंने बताया है कि भाई इसी ने अपने पिता की हत्या करी थी और साथियों पश्चात में शासक बना था अभय सिंह, इसका बड़ा भाई। तो देखिए साथियों अभय सिंह का संतान बढ़ती है राम सिंह, और राम सिंह के पश्चात में यानी कि वापस से इसी का बड़ा चाचा जो कि एक तरीके से बख्त सिंह होता है, वह पितृहंता साथियों शासक होता है, वह वापस से शासक बनता है। तो साथियों जानकारियां हमारे लिए यहाँ पर कवर है और इसके वंश से संबंधित कोई विशेष जानकारी नहीं बनती है कि भाई राम सिंह कौन था, बख्त सिंह कौन था। साथियों इनके द्वारा कोई विशेष कार्य नहीं किए गए थे, तो इसी चीज़ को देखते हुए हमने यहाँ पर इनको डिस्कस ना करने की कोशिश करी है। साथियों बात करेंगे महाराजा विजय सिंह के बारे में, इनका टाइम पीरियड क्या रहता है। तो साथियों इनका टाइम पीरियड है 1752 से लेकर 1793 ईस्वी के मध्य का। तो देखिए साथियों जानकारियाँ हमारे लिए बनती हैं कि भाई इनका बेसिक परिचय, तो इनका बेसिक परिचय साथियों है कि भाई यह बख्त सिंह का पुत्र था। साथियों बख्त सिंह का तो पुत्र है और उत्तराधिकारी भी है, तो बख्त सिंह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी होने का गौरव इसे प्राप्त था। साथियों कहा जाता है कि भाई इसी के काल में अपने मारवाड़ क्षेत्र के ऊपर मराठा आक्रमण आरंभ हो गए थे। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई इन्हीं के काल में मराठाओं का आक्रमण आरंभ हुआ था और मराठाओं की हस्तक्षेप मारवाड़ क्षेत्र में बढ़ने लगी। साथियों आगे की जानकारियां हमारे लिए बनती हैं कि भाई विजय सिंह की पासवान या फिर उपपत्नी गुलाब राय ने गुलाब सागर तालाब का निर्माण करवाया। तो साथियों इसी की पासवान थी। पासवान का मतलब मैंने आपको पिछली क्लासों में कई बार बताया है, पासवान या फिर उपपत्नी। तो साथियों गुलाब राय थी, उसका नाम है गुलाब राय। तो गुलाब राय ने जोधपुर शहर के अंतर्गत साथियों एक तालाब का निर्माण करवाया, जो साथियों उसका नाम है गुलाब सागर तालाब। तो देखिए साथियों बेसिक जानकारियां हैं, बहुत ही बेहतरीन हैं, जो कि मैंने आपको प्रोवाइड करी हैं और मैं आशा करता हूं सारी की सारी जानकारियां आपको बहुत ही बेहतरीन लगती होगी। तो प्लीज़ साथियों क्लास में बने रहिए, अपने सभी साथियों में इस क्लास को शेयर किया कीजिए और साथियों जुड़ते हैं अगले शासक की ओर। तो देखिए साथियों हमने अभी हाल में डिस्कस किया है विजय सिंह के बारे में। साथियों विजय सिंह के पश्चात में छोटे बड़े शासक आते हैं, परंतु इंपोर्टेंट ना होने की वजह से साथियों हम उन्हें डिस्कस नहीं कर रहे हैं। साथियों हम बात करेंगे महाराजा भीम सिंह के बारे में। देखिए साथियों एक छोटा सा युद्ध का कारण बनेगा ये है इनकी सगाई। तो देखिए साथियों भीम सिंह इनका नाम है, और अगर बात करते हैं साथियों शब्द के तौर पर सुधार की, तो देखिए साथियों इसका नाम हो सकता है भीम सिंह। साथियों भीम सिंह हमने एक कारण के वश इसको नाम दिया है और इतिहास में भी साथियों इन्हें भीम सिंह के नाम से ही जाना गया था। तो साथियों जानकारियां हमारे लिए बनती है कि भाई इनकी सगाई हुई थी और सगाई हुई थी उदयपुर के शासक भीम सिंह की पुत्री के साथ में। साथियों पुत्री का नाम क्या है, तो पुत्री का नाम है कृष्ण कंवरी। तो देखिए साथियों कृष्ण कंवरी के साथ में इनकी सगाई होती है और सगाई के साथ कुछ समय पश्चात में यानी कि शादी से पहले ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो साथियों इनकी मृत्यु होने के पश्चात में होता क्या है कि भाई कृष्ण कंवरी का एक तरीके से संबंध वापस से टूट जाता है और साथियों कृष्ण कंवरी का कहीं तो विवाह करना ही था। तो इसी चीज़ को देखते हुए कृष्ण कंवरी के पिता भीम सिंह जो कि साथियों उदयपुर का शासक है, वह एक योजना बनाता है और साथियों वह एक तरीके से इसका दोबारा संबंध बनाने की कोशिश करता है। साथियों संबंध पुनः बनता है, यानी कि कृष्ण कंवरी का दोबारा से संबंध होता है और साथियों संबंध किया जाता है जयपुर के जगत सिंह के साथ में। जयपुर का साथियों शासक है जगत सिंह द्वितीय। तो देखिए जगत सिंह द्वितीय के साथ में साथियों इसका वापस से रिश्ता तैयार होता है, संबंध बनता है। तो साथियों इसी चीज़ को देखते हुए एक तरीके से साथियों जो भीम सिंह के उत्तराधिकारी होते हैं साथियों, वह है इसे अपनी तौहीन समझते हैं कि भाई हमारे इस परिवार की बहू होने वाली थी एक महिला या फिर एक राजकुमारी जो कि अगले किसी परिवार में जा रही है। तो साथियों इसी का उत्तराधिकारी होता है मान सिंह, वह एक तरीके से पहुंच जाता है जंग के मैदान में। तो साथियों जो कृष्ण कंवरी का संबंध होता है जयपुर की ओर यानी कि जगत सिंह द्वितीय के साथ में, यह कारण बनता है गांगोली के युद्ध का। तो साथियों गिगोली होगा गिगोली। तो देखिए साथियों गिगोली का युद्ध होता है हमारे अगले शासकों के मध्य में होगा और साथियों इधर से कौन होगा, तो जगत सिंह द्वितीय होगा। तो साथियों गिगोली के युद्ध के बारे में हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। और देखिए एक तरीके से जो नाक की बात बनाने पर इन्होंने एक युद्ध करना पड़ा था साथियों, वह हुआ था अपने मान सिंह के मध्य में और जगत सिंह द्वितीय के मध्य में। तो साथियों इसको अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे और मैं आशा करता हूं आपको जानकारियां जो मैंने प्रोवाइड करी हैं, जो कि मैंने उपलब्ध करवाई हैं, वो बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। तो साथियों प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए,
अपने सभी साथियों में इस क्लास को शेयर कीजिए। और साथियों, कल की अगली क्लास में हम हमारे मारवाड़ राठौड़ वंश के बारे में सभी चीज़ें डिस्कस करते हुए इस वंश को समाप्त कर देंगे। तो साथियों, बने रहिए क्लास में, लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। और साथियों, अगर आपने पुरानी क्लासें नहीं देखी हैं तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें वहां से अवश्य देख सकते हैं। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।